हाय गाइस, और आज के वीडियो का टॉपिक है फाइनेंशियल इंसेंटिव। देखिए, फाइनेंशियल इंसेंटिव शब्द दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, जहां एक तरफ है फाइनेंशियल और दूसरी तरफ है इंसेंटिव। अगर मैं बात करूं इंसेंटिव वर्ड के मतलब की, तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन में दिया जाने वाला रिवॉर्ड या ऑर्गेनाइजेशन में दिए जाने वाले बेनिफिट्स को यहां इंसेंटिव कहा जा रहा है। तो देखिए, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को रिवॉर्ड्स और बेनिफिट का ऑफर देती ताकि एम्प्लॉय इन ऑफर को एक्सेप्ट करे, और ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है या ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोडक्टिविटी कर रहा है, उस कंट्रीब्यूशन और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करे ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। इस टर्म को यहां इंसेंटिव कहा गया है, दिए गए रिवॉर्ड्स और दिए गए बेनिफिट्स को। अब अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल्स की, तो फाइनेंशियल का तो नाम से ही मतलब समझ में आता है, यानी कि रुपीस की फॉर्म में या मनी की फॉर्म में जिन रिवॉर्ड्स और जिन बेनिफिट्स को दिया जा रहा है। तो इसका टोटल मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए, अपने एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स के ऑफर देती है मनी की फॉर्म में, उस टोटल टर्म को यहां पर फाइनेंशियल इंसेंटिव कहा जाता है। अब अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर टॉपिक की, तो देखिए क्लास 12 की बिजनेस स्टडी के चैप्टर नंबर 7 यानी डायरेक्टिंग के अंदर इस टॉपिक को काफी डिटेल में बताया गया है। और अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल इंसेंटिव जैसे टॉपिक के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की, तो देखिए पर्सनली मुझे तो नहीं लगता कि फाइनेंशियल इंसेंटिव किसी डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में कभी पूछा जा सकता है। टॉपिक में काफी दम है, इसलिए इस पे केस स्टडी का क्वेश्चन आएगा। तो एज ए स्टूडेंट पहले आपको इस केस स्टडी को पढ़ के समझना है, फिर ये करेक्ट आइडेंटिफाई करना है कि दिए गए इतने सारे फाइनेंशियल इंसेंटिव में से कौन सा टाइप उस केस स्टडी का सॉल्यूशन हो सकता है, फिर उसको आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके आना है। लेकिन एग्जाम में एक्सप्लेन करके आने से पहले यहां बोर्ड पर हम समझते हैं कि कितने तरह के इंसेंटिव होते हैं और उन्हें किस किस टर्म में यूज किया जा सकता है। तो हमारे सिलेबस में दिया गया सबसे पहला फाइनेंशियल इंसेंटिव, जिसका नाम दिया गया है पे एंड अलाउंसेस। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई तरह के फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं, उन्हीं में सबसे पहला बेनिफिट है पे एंड अलाउंसेस। यानी कि जो भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी के लिए काम कर रहा है, वो ये चाहता है कि उसकी सैलरी हर साल इंक्रीज हो जाए, यानी कि सैलरी इंक्रीमेंट ईयरली अगर किसी एम्प्लॉय को मिल जाए तो ये एक डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होगा उसके मोटिवेशन में। और अगर एम्प्लॉय इस इंक्रीज्ड सैलरी जो कि ईयरली हम बढ़ा रहे थे, अगर ये कर देते हैं तो एम्प्लॉय को डायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव मिल जाएंगे और उसका कंट्रीब्यूशन और प्रोडक्टिविटी 100% इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए फाइनेंशियल इंसेंटिव में सबसे पहला इंसेंटिव है पे एंड अलाउंसेस, कि हर साल जो सैलरी दी जा रही है उसमें थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट करते रहना चाहिए, तभी एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहता है। फिर हमारे सिलेबस में दूसरा फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया गया है, जिसका नाम है प्रोडक्टिविटी। देखिए, प्रोडक्टिविटी का मतलब आप समझ गए, प्रोडक्टिविटी लिंक वेज का मतलब आप समझते हैं, प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव। देखिए, हम इंसेंटिव की बात कर रहे हैं, इंसेंटिव सिस्टम। देखिए, ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंसेंटिव हमें ये समझा रहा है कि देखिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन में जिन एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, अगर वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दें, तो ये पॉइंट कह रहा है कि फिर हम उनकी वेजेस को भी बढ़ा देंगे। यानी कि वो एम्प्लॉयज जो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे उन्हें पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। अब ये इंसेंटिव डेवलप करने का पर्पस क्या था? तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के लोग काम करते हैं। कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काफी एफिशिएंट होते हैं, और कुछ इंडिविजुअल होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल इनएफिशिएंट होते हैं। अब अगर आप एफिशिएंट एम्प्लॉय जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है और इनएफिशिएंट एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहा है, कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, प्रोडक्टिविटी नहीं कर रहा है, इन दोनों को अगर बराबर बराबर पैसा दोगे, बराबर बराबर सैलरी और वेजेस दोगे, तो दोनों इंडिविजुअल के मोटिवेशन में बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रीब्यूशन और प्रोडक्टिविटी लगभग बर्बाद हो जाएगी। तो यहां पर इस नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव को डेवलप किया गया और यह समझाया गया कि जिस एम्प्लॉय की कैपेसिटी ज्यादा है, जो ज्यादा एफिशिएंट है भैया, वो अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा ताकि उसको वेजेस ज्यादा मिले। तो अगर आपको वेजेस चाहिए तो आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ, अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाओ, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। ऑर्गेनाइजेशन ऐसे अलग अलग इंसेंटिव प्लान करेगी, इंसेंटिव के सिस्टम बनाएगी कि आपकी प्रोडक्टिविटी के साथ आपके वेज के इंसेंटिव का एक सिस्टम बना दिया जाएगा। इस तरह से ये दूसरा फाइनेंशियल इंसेंटिव हमारे सिलेबस में दिया गया है। हमारे सिलेबस में दिया गया तीसरा
फाइनेंशियल इंसेंटिव जिसका नाम है बोनस। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आपने इस बोनस को कई बार सुना होगा। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय को सैलरी मिल रही है, ये मंथली सैलरी है और ईयरली ये इंक्रीज हो जाती है। प्रोडक्टिविटी लिंक बेस्ड सिस्टम में आप भैया ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, कम काम करोगे पैसे कट जाएंगे। लेकिन बोनस एक ऐसी चीज है कि पूरे साल भर किसी एम्प्लॉय ने जो अनदेखा देखा कंट्रीब्यूशन दिया था, अनदेखा देखा प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में इन्वॉल्व रहा है, तो एक साल के बीच में किसी ना किसी ओकेजन पे उस एम्प्लॉय को बोनस मिलना चाहिए रुपीस के फॉर्म में। आपने नोटिस भी किया होगा कि हर साल बैंक के एम्प्लॉयज को बोनस मिल जाता है, टीचर को दिवाली के टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ फायदा मिल जाता है। इस तरह से दिए गए जो बोनस होते हैं वो एम्प्लॉय के मोटिवेशन में, कंट्रीब्यूशन में, प्रोडक्टिविटी में डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। उम्मीद करूंगा पहले 3 फाइनेंशियल इंसेंटिव आपको बखूबी समझ आ गए होंगे। अब बात करते हैं हम फाइनेंशियल इंसेंटिव में चौथे इंसेंटिव जिसका नाम है प्रॉफिट शेयरिंग। देखिए, इस टॉपिक को 12th स्टैंडर्ड के इस फाइनेंशियल इंसेंटिव से शुरू करने से पहले हम लेके चलेंगे क्लास 11th का वो टॉपिक जहां आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनेजर का कमीशन पढ़ा था। देखिए, मैनेजर का कमीशन एक ऐसा टॉपिक है कि मैनेजर की सैलरी तो फिक्स है, लेकिन मैनेजर जितना जितना प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करता चला जाएगा उसको उतना उतना कमीशन मिल जाएगा। ठीक यही सिस्टम यहां प्रॉफिट शेयरिंग में भी चलता है। जो ऑर्गेनाइजेशन एक लिमिट से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी, यानी कि अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो यह बात देखी जाएगी कि कंपनी अपने इंक्रीज्ड प्रॉफिट में से शेयरिंग भी करेगी अपने इंप्लॉइज के साथ। अगर आप अपने इंक्रीज्ड प्रॉफिट में से इंप्लॉय के साथ शेयरिंग करते हो तो उसे प्रॉफिट शेयरिंग कहा जाएगा, और इंप्लॉय फिर ऑर्गेनाइजेशन में डबल स्पीड से कंट्रीब्यूशन करेगा, अपनी प्रोडक्टिविटी को डबल बढ़ाएगा, क्योंकि उसे सैलरी के अलावा प्रॉफिट शेयरिंग भी मिल रही है। इसे कुछ इस बात से समझा जा सकता है कि मान लीजिए एक स्टोर है, उस स्टोर का ये ट्रेंड है कि वो हर साल 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं। इस साल मालिक ने सोचा है कि 5 लाख की जगह अगर 7 लाख का प्रॉफिट हो गया तो एक्स्ट्रा 2 लाख में से 10% का प्रॉफिट शेयर इंप्लॉय के साथ किया जाएगा। अब क्योंकि इंप्लॉय को ज्यादा पैसे मिलेंगे, अब हो सकता है कि अच्छी सेल्स करने की वजह से या आपके ब्रांड वायरल हो जाने की वजह से, प्रोडक्ट की नीड बढ़ जाने की वजह से, यानी कि किसी भी रीजन से आपका प्रॉफिट 5 लाख की जगह 7 लाख हो चुका है, तो ये जो 2 लाख एक्स्ट्रा इस कंपनी ने कमाए थे इंसेंटिव सिस्टम के प्रॉफिट शेयरिंग के हिसाब से 2 लाख का 10% आपको अपने एम्प्लॉय के साथ प्रॉपर्ली शेयर करना चाहिए। और इस साल अगर आप ये करते हैं तो आपको अगले साल भी ऐसा करना चाहिए, ताकि एम्प्लॉय का मोटिवेशन, कंट्रीब्यूशन और प्रोडक्टिविटी कंसिस्टेंटली ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी रहेगी। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की, जिसका नाम यहां हमारे सिलेबस में दिया गया है स्टॉक ऑप्शन। देखिए, स्टॉक ऑप्शन किसी भी एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन से जोड़कर रखने के लिए, उसके कंट्रीब्यूशन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया फाइनेंशियल इंसेंटिव माना जाता है। इस पर्टिकुलर इंसेंटिव में कंपनी अपने शेयर्स को एक सेट प्राइस पे, जाहिर सी बात है सेट प्राइस किसी मार्केट प्राइस से कम होगी, कंपनी अपना शेयर अपने एम्प्लॉयज को दे देगी रादर देन उसे कोई पैसा देने के। तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं और आपका कंट्रीब्यूशन मान लीजिए 1000 रुपए का बनता है, तो 1000 रुपए की जगह कंपनी आपको कंपनी का शेयर दे देगी। अब ये शेयर जब किसी एम्प्लॉय के पास जाता है उससे 2 फायदे। एक तो जब शेयर 1000 से 1100, 1200, 1300 जब भी कभी बढ़ेगा, एम्प्लॉय इस शेयर को बेच के ज्यादा मॉनेटरी बेनिफिट ले सकता है, इसीलिए एम्प्लॉय को स्टॉक ऑप्शन जैसा इंसेंटिव प्लान बड़ा अच्छा लगता है। इसके अलावा क्योंकि कंपनी के शेयर्स उस एम्प्लॉय के पास हैं, तो एम्प्लॉय कंपनी का रेजिडुअल ऑनर बन चुका है। उस एम्प्लॉय के मन में एक सेंस ऑफ ऑनरशिप कंपनी के लिए अटैच हो चुकी है। अब वो चाहेगा कि कंपनी का कंट्रीब्यूशन मैं बढ़ा दूं, कंपनी के अंदर अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दूं, कंपनी की ग्रोथ ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा कंपनी की ग्रोथ होगी उतना ही ज्यादा मेरा शेयर बढ़ेगा और उतना ही ज्यादा मुझे मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए जो कंपनियां स्टॉक ऑप्शंस में अपने शेयर्स को एम्प्लॉय के साथ शेयर करती है, वहां देखा जाता है कि एम्प्लॉय ज्यादा कंपनी के लॉयल बन जाते हैं। इसीलिए स्टॉक ऑप्शन एक बहुत अच्छी चॉइस है फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड कराने के लिए। अब बात करते हैं 6 नंबर के इंसेंटिव, जिसका नाम है रिटायरमेंट बेनिफिट या रिटायरमेंट प्लान। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ये देखा जाता है कि एम्प्लॉय फ्रीक्वेंटली कंपनी छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें कंपनी में कोई ग्रोथ, कोई बेनिफिट नजर नहीं आता। देखिए, हर साल सैलरी हर कंपनी बढ़ाएगी, प्रोडक्टिविटी लिंक बेस्ड सिस्टम आज के जमाने में फैक्ट्री सिस्टम में सभी कंपनियां कर, बोनस कहीं ना कहीं मिल जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग बड़ा कॉमन सी बात है। लेकिन रिटायरमेंट प्लान एक ऐसा फाइनेंशियल इंसेंटिव है जो हर कंपनी में नहीं मिलता।
तो अगर आपकी कंपनी ने या दिए गए केस स्टडी के उस क्वेश्चन में अगर रिटायरमेंट प्लान इंप्लॉय को बड़े अच्छे से बताए गए हैं कि आप अगर कंपनी में काम करते हैं और जब कंपनी को छोड़ेंगे तो हम आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स देंगे, प्रोविडेंट फंड देंगे और दूसरी फैसिलिटीज देंगे, तो इंप्लॉय शायद कंपनी के लिए ज्यादा लॉयल हो जाएगा, ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, ज्यादा प्रोडक्टिविटी करेगा, ज्यादा मोटिवेशन के साथ काम करेगा, क्योंकि उसे समझ में आ जाएगा कि कंपनी से अगर मैं रिटायर होता हूं तो रिटायरमेंट होने के बाद भी मुझे कंपनी रिटायरमेंट प्लान देगी, मुझे फाइनेंशियल बेनिफिट इस जॉब के खत्म होने के बाद भी मिलेंगे, जो शायद किसी दूसरी कंपनी में नहीं मिलेंगे। इसी वजह से एम्प्लॉय आपकी कंपनी से ज्यादा लॉयल रहेगा और बहुत अच्छे से काम करेगा। और पॉइंट नंबर 7 हमारी बुक में जो फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया गया है वो दिया गया है पर्क बेनिफिट, यानी कि फ्रिंज बेनिफिट्स, ऐसे बेनिफिट जहां ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एम्प्लॉय को मॉनेटरी बेनिफिट दे रही है किसी दूसरी फैसिलिटी की फॉर्म में। जैसे आपने अपने स्कूल में नोटिस किया होगा कि जो स्कूल के अंदर टीचर काम कर रहा है, उस टीचर के बच्चों को स्कूल में लगभग फ्री में पढ़ा दिया जाता है, ये एक फ्रिंज बेनिफिट है। या आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी या मेडिकल फैसिलिटी का या आपके रेंट का, अपार्टमेंट का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ये कंपनी अपने बिहाफ से पे कर देती है, एम्प्लॉय को पे करने की जरूरत नहीं है। फर्क ये पड़ रहा है कि एम्प्लॉय की सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही है, सैलरी के बदले जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो एम्प्लॉय को दे दिए गए हैं ताकि ये फ्रिंज बेनिफिट बन जाए और एम्प्लॉय फाइनेंशियल इंसेंटिव के साथ अपने कंट्रीब्यूशन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा ले। उम्मीद करूंगा कि फाइनेंशियल इंसेंटिव का टॉपिक समझ में आया है और ये समझाए गए 7 फाइनेंशियल इंसेंटिव आपको समझ में आए। लाइक करिए, इंफॉर्मेटिव लगता है शेयर करिए। फ्यूचर में किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा।